चप्पल वाले को चढ़ा देगा। ये तो प्रधानमंत्री बोलता था, 14 के चुनाव में कहा था कि चप्पल की सैर कराएंगे जहाजों के अंदर। क्या करना चाहते हैं आप? इस देश का पतन तो कर डाले हैं, कुछ बचा है? और कन्फर्म मोदी सत्ता इस देश की, मोदी सत्ता हॉरर एंड टेरर के ऊपर चल रही है। मुझसे कोई कहे गिनाने के लिए तो मैं 100 गिनाऊं। एजुकेशन का को जमीन में गाड़ दिया गया है ले जाके। सबसे पहले व्यवस्था को मार। सर इतना कुछ बोल रहा है, डर नहीं लग रहा है आपको? किस बात का डर यार? किस बात? सरकार के खिलाफ जा रहे हैं? सरकार के खिलाफ हम जा रहे हैं। फिर आपकी दृष्टि बदली हुई है। मैं पब्लिक के नीड की बात कर रहा हूं। हमारा शिक्षा छीन लीजिएगा, हमारा चिकित्सा छीन लीजिएगा। पब्लिक को नीड तो दी जा रही है। गोरखपुर महानगर में 9 वर्ष का आगाज हो चुका है। सन 2023 का शुरुआत हो चुका है। ऐसे में आज हमारे चैनल से जुड़ेंगे डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी, जो समाज के लिए बहुत सारे ऐतिहासिक कार्य किए, समाज के दुख पीड़ा को लेकर चलने का काम करते हैं और एक क्रांति लाने का काम करते हैं। एक इतिहास रचने का आयाम इन्होंने छेड़ रखा है। हम बात करेंगे डॉक्टर संपूर्णानंद जी से और जानने का प्रयास करेंगे कि सर सन 2023 को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, और सन 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं 9 वर्ष की। आपको भी, आपके चैनल को, दोनों लोगों को। और नया वर्ष आ ही गया है और पुराने वर्ष तो संघर्ष पुराने वर्ष में हुआ ही जी, लेकिन कुछ मिला नहीं। पुराने वर्ष में बहुत कुछ नहीं मिला और प्रश्न हमारे उसी तरीके से स्टिल स्टैंड में है आज भी। और जो प्रश्न है हमारा, वह सबसे बड़ा जो मेरे भीतर दर्द है वह यही है कि समानता इस देश के अंदर कैसे आएगी। सारी जो हमारी जितनी भी पीड़ा है, जो भी मैं करता हूँ, उसके बीच में उसका जो न्यूक्लियर पॉइंट होता है, न्यूक्लियर एम होता है, वह यही होता है कि हाउ टू गेन यूनिटी। ठीक है ना? इक्विलिटी, यूनिटी, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये कैसे आएगा? इसलिए कि आप देखिए समाज के अंदर कि कुछ भी सलामत नहीं बचा है आज की तिथि में। ठीक है ना? कुछ भी अच्छा नहीं कहने को रह गया हमारे बीच में, हमारे साथ कुछ भी। डेमोक्रेसी को लें तो केवल चुनाव को डेमोक्रेसी मान लिया गया है। चुनाव हो गया, वोट डालने को 95% लोग ये जानते हैं कि वोट हम डाल दिए, डेमोक्रेसी हो गई हमारी। थोड़े से लोग, 1000 की संख्या में, टोटल सीट जो विधायिका की है वो 5000 है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज और पार्लियामेंट मिलकर अप्रॉक्सीमेट इतने लोग कब्जा कर चुके हैं उसके ऊपर। 2 बार, 4 बार, 10 बार, 5 बार, वो जीवन भर बने रहना चाहते हैं। और कुछ परिवारों का कब्जा हो गया है। अब 100 ऐसे परिवार हो गए हैं जिनकी तीसरी पीढ़ी पॉलिटिक्स में आकर और विधायिका पर कब्जा कर चुकी है। ये सभी जानते हैं। ये हमारा ही कोई, ये हम कह रहे हैं, कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ केवल ये एक नई बात है। और ये सभी जो तीसरी पीढ़ी के हैं, इसमें से मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। जो सर्वे है उसमें 42% क्रिमिनल्स हैं विधायिका में, जो असेंबलीज हैं, जो पार्लियामेंट में, और बाकी जो चोर, डकैत, व्यभिचारी, बलात्कारी, क्रिमिनल्स, ये तो आप देख ही रहे हैं कि एक क्वालिफिकेशन है। यदि आपको कास्टिज्म नहीं है, एक जाति को दूसरी जाति को नहीं लड़ा सकते, चोरी नहीं कर सकते, कुराफात समाज के अंदर नहीं फैला सकते, आप मंदिर मस्जिद नहीं कर सकते, तो आप पॉलिटिक्स में नहीं जा सकते। क्या लग रहा है सर, समानता की बात आप कर रहे हैं जी, खत्म होते जा रहा है? जिस इक्विलिटी तो है ही नहीं है यार इस देश के अंदर। ये जो 90% लोग हैं जो सुबह काम में लगते हैं, शाम तक काम करते हैं, उनको अपने पेट भरने और अपने परिवार जिलाने के अतिरिक्त मौका नहीं है। वो इन सवालों को नहीं समझते। 10% नहीं होंगे, 20% लोग होंगे। 20 करोड़ ऐसी आबादी है जो चीज़ों को समझ रही है। एक आदमी अडानी 12 लाख करोड़ रुपया रखा हुआ है। 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री अनाज देते हैं 5 किलो। इससे बड़ी विषमता क्या हो सकती है इस भारत के अंदर? एक आदमी जहाज से 8,500 करोड़ की जहाज से इस देश का प्राइम मिनिस्टर उड़ता है और पैसेंजर गाड़ियां रद्द करा चुका है। कोरोना काल से ही लोगों की पैसेंजर गाड़ी, जो जन संचार जिसको कहा जाता है, वो रद्द हो चुकी है, बंद कर दी गई है। जो पुरानी मेल गाड़ियां थी उनके किराए बढ़ा के 3 गुने करके और
स्पेशल गाड़ियों में बला के चलवाया जा रही है। आप सर मैं रोकना चाहूँगा क्योंकि सर भारत का अगर कहा जाए तो प्रथम व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के बाद भारत के प्रधानमंत्री जी को कहा जाता है। चूँकि एरोप्लेन की बात कही जा रही है तो ऐसे सिक्योरिटी दी जाती है कि हमारे भारत के धरोहर जो है सुरक्षित रहे। ऐसे इस वजह से उन्हें अच्छी फैसिलिटी की अच्छी जो एरोप्लेन मुहैया कराई गई होगी। और सर जहाँ तक कि रेल की बात, तो रेल तो तब्दील हो ही रही है, जैसे बुलेट ट्रेन आ गई, बहुत सारी ट्रेनें आ रही हैं जो विकास के क्षेत्र में लेके जा रही है। हम आपका जवाब दूं, देखिए हिंदुस्तान बुलेट ट्रेन से, वंदे भारत से, स्पेशल गाड़ियों से नहीं चलता है, समझ गए ना। राजधानी ट्रेन पहले से चलती है, मालूम है आपको, 1966, 65, 67 से चलती है। कितनी बार यात्रा की है मैं, 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया हूँ, देश भर में 2 फेलो रहा हूँ। आज तक कभी बिसात नहीं हो पाई कि राजधानी में बैठ पाए, समझ गए ना। और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पैसेंजर गाड़ियों में चलती थी। यही कैंपियरगंज और मानीराम और आगे पीपीगंज है, देख लीजिए। इनसे क्या होता था, यहाँ सब्जी विक्रेता, तरकारी बेचने वाले, दूध बेचने वाले, फल बेचने वाले लेके आते थे, बेच के चले जाते थे। 50 किलोमीटर से मजदूर पैसेंजर गाड़ियों में 10 रुपये के किराया में आता था, महानगरों में कमा के चला जाता था, अपने पेट अपने परिवार का परवरिश करता था। सर अब चूंकि अब दिल्ली, सुन ले, नहीं हम एक बात और मैं सर चूंकि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गुजरात और अन्य प्रदेशों में जाने के लिए चूंकि ट्रेन से जाने में काफ़ी समय लगती थी, जिसकी वजह से इन सारी ट्रेनों के तेज गति वाली ट्रेन आ जाने से शायद समय की कमी होगी और यहाँ के ही लोग पलायन करके वहाँ जाते थे और कुछ रोजगार करते थे। तो उन्हें भी तो आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, समझ गए ना। चैनल के माध्यम से यदि आए हैं तो पूरी बात बजाइए। कल तक देश जो है, कल तक अभी आपको गांव में जाइए, गांव में यदि 100 लड़के विदेश बाहर जा रहे हैं, जैसे कलकत्ता गए, बॉम्बे गए, गुजरात गए, सूरत गए, लुधियाना गए, अमृत, जहां भी कमाने के लिए गए, उसमें से 80 बच्चे ऐसे होते हैं जो 2000 रुपया सूद पर गांव से लेके, गरीबी में लेके, और उनको जानते हैं क्या चाहिए, 3 दिन में वो बॉम्बे जाएं, लेकिन उनको 500 से अधिक उनको नहीं जुट पाता कि लेके जाएं। ये मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। और कल तक यही व्यवस्था थी। आप रोज एक वंदे भारत एक झंडी दिखा के करते हैं, हजारों की तादाद में गाड़ियां डगरती थी पटरियों के ऊपर। जो जाने वाला है, जो बाहर कमाने वाला है, वो जाता था। हिंदुस्तान वंदे भारत बुलेट ट्रेन और जल्दी गाजी से नहीं चलता है, पैसा ही नहीं है यार किसी के पास। आप किस तरह का, कौन सा भारत, और सिक्योरिटी, इन्हीं को केवल सिक्योरिटी है। मनमोहन सिंह की सिक्योरिटी नहीं खराब हो रही थी, और जिस प्लेन में बैठते हैं उस प्लेन का प्रस्ताव अमेरिका को भी लेने का था, वहीं की कंपनी बनाई है, अमेरिका को भी लेने का था। यानी आपके कहने का मतलब कि जो भी ट्रेनों की विकास हो रही है तेज गति वाली, इससे गरीबों को फायदा नहीं है। इससे गरीबों, आपके कहने का मतलब, इससे गरीबों को नहीं, मर जाएंगे गरीब। मैं नहीं कहता कि इनको रोका जाए। मैं बराबर पत्रों में लिखता हूं, इस पर 1 दर्जन पत्र लिख चुका हूं, रेल मंत्री को और फाइनेंस मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को। और मैं वादा करता हूं कि पैसेंजर गाड़ियां यथावत पुरानी व्यवस्था से चलेंगी। मैं प्रॉमिस करता हूं कि पुरानी जो एक्सप्रेस मेल गाड़ियां हैं वो पुरानी व्यवस्था से चलेंगी। हुकूमत ऐसे नहीं चल पाएगी। आप हिंदुस्तान को गड्ढे में गाड़ देंगे। आप बुलेट ट्रेन चलाइए, वंदे भारत चलाइए, तेज गति से चलाइए, लेकिन हमारी कछुआ से चलने वाली ट्रेनें दे दीजिए। हम कैसे जाएंगे यार, कैसे हमारा काम चलेगा हिंदुस्तान? सरकार तो डेमो ट्रेन छोड़ रखी है, सभी जगह डेमो ट्रेन चल ही रही है। क्या डेमो ट्रेन चलती है? डेमो जाइए आप, इसी स्टेशन पर पहले पता करिएगा कि जितनी पैसेंजर गाड़ियां चलती थी उसके बनिस्पत कितनी इन्होंने डेमो चलाई है और ये क्या कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि मेल गाड़ियों को स्पेशल गाड़ियों में बनाने की क्या ज़रूरत है? क्यों आप हिंदुस्तान को ठगने की कोशिश कर रहे हैं भाई? क्यों? बुलेट ट्रेन में जानते हैं कितने लोग चलेंगे? 10% यात्री जो इनके हैं, जो खास हैं, धनी हैं, अमीर हैं, वो चलेंगे। अभी इन्होंने एक्सप्रेसवे गली गली खोलने की जो योजना बनाई है, इनके जो गडकरी रोज कहते हैं हम एक्सप्रेसवे बना देंगे पूरे भारत को। एक्सप्रेसवे पर जानते हैं कितने लोग चलते हैं? 3 से 5% हिंदुस्तान के लोग चलेंगे। जब भी बनेगी इतने लोग चलेंगे। आज 90% लोग उन्हीं पुरानी पटरियों पर, गाड़ियों पर चलते हैं। आप हिंदुस्तान को क्या बनाना चाहते हैं? आप सब बनाइए, लेकिन लोगों को मार के बनाइएगा। आप क्या करना चाहते हैं भाई? हम नहीं समझ पाते हैं।
अन्य लोग और बम्बई कोई जाएगा तो 3700 रुपया और 4100 रुपया दे के बम्बई आप गाड़ी हमको दे देंगे, हमको दिल्ली जाने के लिए 2700 3000 का किराया जो एसी फर्स्ट क्लास का किराया है वही लगेगा वंदे भारत ट्रेन में। सर आप तो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं कि हम जनता के साथ खड़े हैं। यार ये कैसे, आपकी दृष्टि कैसे, हम उस प्रत्येक सरकार एक तरफ विकास की गंगा बहा रही है, जैसे रोड की अब बात आपने कहा नितिन गडकरी जी को, तो देखा जाए तो हर जगह रोड चकाचक देखने को मिल रही है और सब जगह रोड की नवीनीकरण की जा रही है, मरम्मतीकरण की जा रही है। यानी रोड का मामला देख लिया जाए तो इस समय काफ़ी चुस्त दुरुस्त देखने को मिल रहा है। रोड विकास है, विकास पहले तो तय कर लीजिए कि विकास का जो ये जितने ये नेता हैं जो विकास का हंगामा जोते हैं, रोड विकास है पहले। विकास की अगर बात कर लिया जाए तो इस पूर्वांचल मंडल में देखा जाए, गोरखपुर मंडल में देखा जाए तो आपके कुशीनगर एयरपोर्ट आ गए हैं, आपके गोरखपुर में गोरक्षधाम एयरपोर्ट, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब एरोप्लेन पे भी, हवाई जहाज पे हवाई चप्पल पहनने वाले लोग भी हवाई जहाज का सैर करेंगे। आपके गोरखपुर जनपद में एम्स आ गए हैं, विकास तो कर रही है। आप ये सब इन गुंडों की बात जितने भी आप बजाइए ना बजाइए, जितने भी इस तरह के बयान देते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो निश्चित ही उनको हिंदुस्तान से, लोगों से कोई मोहब्बत नहीं है। ये जान लीजिए किसकी बिसात है इस पूर्वांचल में। जो कोई गरीब है, 80% लोगों की बात कर रहा हूँ, 50% जो भूमिहीन है उसकी तो कोई बात ही छोड़ दीजिए। ये रोड बनी है जो ये 4 लेन जो हमारे घर के सामने से निकल रही है, ये विकास का सिम्टम है, ये विकास का सिंबॉलिक है कि ये रोड निकल गई, डेवलपमेंट हो गया। इस सड़क से कितने लोग विस्थापित हो के घर बेघर हो गए हैं, कोई बेईमान बताने को तैयार है? कोई बताएगा? आप बहुत आगे आगे विकास की बात, किस विकास की बात कर रहे हैं? शिक्षा प्राइवेट हाथों में दे के जंगल राज में बदल दिया गया है यार, 3 गुने फीस बढ़ा दी गई। कौन गरीब पढ़ेगा भाई, कौन गरीब पढ़ेगा? शिक्षा छीन लिया तूने, मेडिकल जो है, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, एम्स खुल गए हैं और शिक्षा है, जरा जाइए वहाँ कौन सी मशीन लगी है, क्या जांच हो रही है, क्या हो रहा है वहाँ। अभी 3 महीने पहले 200 कर्मचारी वहाँ से यहाँ से भागे हैं, निकले हैं, कुछ नहीं है। आप शिक्षा चिकित्सा घोंट गए हैं, नील लिए, जो कहा जाता है निगल गए, निगल चुके हैं। कैसा विकास? मुट्ठी भर लोगों के लिए विकास, विकास हमारे लिए है, हमारे लिए विकास है वो। हम उस व्यवस्था में चलने लायक हैं। कितने लोग उस व्यवस्था में चलने लायक हैं? 80% का उस विकास से कुछ लेना देना नहीं है। चौड़ी सड़क, चमचमाती सड़क, जहाज़ों में चप्पल वाले को चढ़ा देगा। ये तो प्रधानमंत्री बोलता था, 14 के चुनाव में कहा था कि चप्पल की सैर कराएंगे जहाज़ों के अंदर। क्या करना चाहते हैं आप? इस देश का पतन तो कर डाले हैं, कुछ बचा है? और जो बचे का बचा, जो विकास का ढोल पीटते हैं, ये बेईमान हैं, ये वही लुटेरे हैं इस पूरी सिस्टम का, जो हजारों करोड़ों की जहाज़ों में उड़ते हैं, जिनके पीछे आप कहे हैं सिक्योरिटी। मनमोहन सिंह की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट नहीं थी? इसके पहले बिफोर इनके जो है इस देश के प्राइम मिनिस्टर्स की इंपॉर्टेंस नहीं थी? आज क्या ये कर रहे हैं? हॉरर एंड टेरर। जो पॉलिटिक्स है हॉरर एंड टेरर की है, सत्ता और कन्फर्म मोदी सत्ता इस देश की, मोदी सत्ता हॉरर एंड टेरर के ऊपर चल रही है। इतना कुछ बोल रहा है, डर नहीं लग रहा है आपको? किस बात का डर यार? किस बात? सरकार के खिलाफ जा रहे हैं? सरकार के खिलाफ हम जा रहे हैं। फिर आपकी दृष्टि बदली हुई है। मैं पब्लिक के नीड की बात कर रहा हूं। हमारा शिक्षा छीन लीजिएगा, हमारा चिकित्सा छीन लीजिएगा। पब्लिक को नीड तो दी जा रही है, रोड सड़क और यहाँ तक देखिए सर, एक्सप्रेसवे पर कौन चलता है पहले बताया जाए। नगर की बात कर ली जाए तो नगर की अगर बात कर ली जाए तो आवास उन्हें रहने के लिए आवास, मकान सरकार दे रही है। यहाँ तक कि लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। कोरोना काल में आपने देखा कि महामारी जब चली हुई थी, जिनके खाने के लाले पड़े थे, सरकार ने फ्री में उन्हें दिया। कोरोना काल इन लोगों ने जनित किया था। कोरोना काल में कितने लोग मरे, इसका भी कहीं किसी से इंटरव्यू लिए आज तक? मैंने अपनी नज़रों से देखा है कितने लोग, जब ट्रेनें रात में बंद की गई 22 तारीख की रात में, मार्च में, तो कितने लोग मरने लगे। मैंने देखा है कि पैरों में जूता जब नहीं चलते चलते ख़राब हो गया तो इन घुटनों में पानी की बॉटल बांध के और कीड़े मकोड़े जैसे रेंगते हुए नागपुर से इधर आते हुए लोगों को देखा हूँ। कोरोना का नाम मत लीजिएगा। और दूसरी बात आपने जो कहा है अभी सड़क की और ये विकास की जो बात कर रहे हैं कि घर बना के दिए जा रहे हैं, आप इस शहर में नहीं रहते और आप इतने दिन से चैनल बजाए, 3-4 बरस से मेरी लड़ाई हो रही है आसरा अवार्ड जो जोगी जी का, माननीय जोगी जी का जो है, उनका
बेहतरीन प्रोजेक्ट है उनका, जो है उन्हीं का दिया हुआ है, डोनेट किया हुआ है आसरा आवास में। एक एक मकानों को दिए हैं वो। 300 लोग सोमालिया से भी खराब हालत में जी रहे हैं, अनाज नहीं है। और सभी कौन हैं? डोम हैं, चमार हैं, स्टोन कटर हैं, स्वीपर हैं, मेहतर हैं, ये लोग हैं। इसी मिलेनियम सिटी के अंदर है। और 12 तारीख को मैं उसके लिए 9 दिन अनशन किया था। 2 अक्टूबर को मुझे अरेस्ट किया गया, मजिस्ट्रेट के यहाँ 9 बजे ले जाया गया, रात में 8 बजे। क्या क्या नहीं हो रहा है। 12 जनवरी को बड़ा आंदोलन करना है उसी आसरा आवास में। 12 जनवरी विवेकानंद की जयंती है, उसी पर उनका भोजन बनेगा। 1 जनवरी को बनता है, मैं बनवाऊंगा। आप ये झुनझुना दिखा रहे हैं कि आप लोगों को घर जो घर इनके दिए जा रहे हैं बेईमानों ने। यानी सर आपके अनुसार विकास नहीं है, विकास नहीं हो रहा मैं विकास नहीं होने की बात कहा हूँ। मैंने कहा कि विकास की ये परिभाषा नहीं है कि चौड़ी सड़क, बड़े भवन, मॉल बनवा दीजिए, आप वंदे भारत दे दीजिए, आप बुलेट ट्रेन दे दीजिए। कितने लोगों के लिए? ये 20% लोगों के लिए विकास आपने किया। 80% लोगों का बताइए कि आपने क्या किया। कोई एक व्यक्ति बताए कि 80% लोगों का आपने क्या किया। सरकार खातों में पैसा डाल देने जो किसान सम्मान निधि है, विकास समझते हैं। किसान भी खुश है, कह रहे हैं कि हमें इस किसान सम्मान निधि मिल रहा है। कौन किसान खुश है? सरकार बोलती है कि दुगनी आय कर दी है। सरकार कह रही है, ये सरकार कह रही है।